हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नंदिनी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर किस कंडीशन में होता है, ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है एंड ट्रीटमेंट क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। तो लास्ट तक टॉपिक में बने रहें, लास्ट तक वीडियो में बने रहें और इस टॉपिक को अच्छे से सुने, देखें, समझें। ये वैसे भी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नॉलेज रखते हो कि ये किस हैबिट से होता है, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किस हैबिट को अच्छा मतलब हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें तो ये ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, ब्रेस्ट कैंसर। Breast cancer is the most common cancer of female in India as well as world widely. ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है फीमेल के अंदर, यानी कि फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर जो इसके कॉजेज़ हैं यानी डेथ रेट या जो भी ब्रेस्ट कैंसर का है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है इंडिया के अंदर। और ऐसे ही ये पूरे वर्ल्ड वाइड में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है। सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहला मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है एंड सर्वाइकल कैंसर जो है जो कि सर्विक्स पार्ट को अफेक्ट करता है, यानी कि सर्विक्स में कैंसर देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं ये जो है उसे सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है। ठीक है, अब हम मैन की बात कर लेते हैं कि मैन में यानी आदमियों के अंदर जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो कौन सा होता है। तो अपने इंडिया की अगर बात करें तो मेंस में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो ओरल कैंसर होता है, क्योंकि जो तंबाकू या वो चिविंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उससे मोस्ट कॉमन कैंसर जो है ओरल कैंसर देखने को मिलता है अपने इंडिया के अंदर। बट वर्ल्ड वाइडली कैंसर की बात करें तो वो होता है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर पे भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, वीडियो पोस्ट किया है। अगर आप लंग्स कैंसर के बारे में जानना चाहें, देखना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक से वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो लंग्स कैंसर जो है ये वर्ल्ड वाइडली कैंसर होता है इन मेल्स, यानी कि मैन के अंदर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन बिटवीन एज ऑफ 14 to 54 ईयर। यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर जैसे किसी भी फीमेल में डेथ जो हुआ है, डेथ के कॉजेज़ अगर कैंसर है, खासकर वो 14 to 54 ईयर के बीच में अगर डेथ के कॉजेज़ कैंसर है तो उसमें मोस्ट चांसेस माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर से ही डेथ कॉज हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर की कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कैसे डेवलप होता है, किस कंडीशंस की वजह से डेवलप होता है। तो जेंडर इसमें सबसे फर्स्ट अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो जेंडर होता है। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू मेल। फीमेल में क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। मेल भी एस्ट्रोजन हार्मोन रखते हैं, उनके में भी पाया जाता है, बट अगर कंपेयर की बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल इज़ अ हायर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर बट मेल इज़ अ लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा पाया जाता है बट मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम पाया जाता है। ठीक है, increased level of estrogen is caused breast cancer, male also having estrogen hormone but females having high level of estrogen hormones. ओके, ये मैंने समझा दिया। और हम अब सेकेंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वो होता है एज, कि ये एज यानी कि किस एज में कौन सी एज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो हाई इंक्रीज एज, जैसे कि अगर इंक्रीज एज यानी कि एज बढ़ रही है, ओल्ड एज के तरफ जा रही है, तो वो क्या करेगा कि ये एक रीज़न होता है कि जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो होता है मोर कॉमन इन हाई इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि जो हाई इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर देखने को ज़्यादा मिलता है। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है
क्योंकि उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं, उनका अपना कुछ लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर उनके में डेवलप होता है। बट जो लो इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल्स होती हैं, उनके में ऐसी हैबिट्स नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उनके में कम होता है। और जो हाई इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल होती हैं, यानी कि जो हायर सोसाइटी की फीमेल्स हैं, उनके में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कुछ उनकी हैबिट्स हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है। तो नॉर्मल फीमेल्स तो कम करती हैं स्मोकिंग या अल्कोहल का एडिक्शन तो कम होती हैं। बट अगर हायर इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेल या फीमेल का कोई जेंडर से अलग नहीं होते, वो स्मोकिंग और अल्कोहल के एडिक्शन होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं। तो ऐसे में उनके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। मैरिटल स्टेटस भी मायने रखता है। अगर लो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उसमें 18 से 20-22 साल तक की लड़कियों की शादी करा दी जाती है, ज़्यादातर मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलता है। बट हाई इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है कि वो लड़कियों को 30+ के बाद शादी करती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एज होने के बाद शादी करने से उनके जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बाद में, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा डिले करके शादी करने से भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर का, अगर वो 30+ के बाद अगर शादी करती हैं तो। एंड सेकंड लास्ट अगर हम उसका रिस्क फैक्टर देखें तो वो होता है कंसीव लेट एज प्रेगनेंसी। जैसा मैरिटल स्टेटस में मैंने बताया कि अगर वो डिले करके शादी करती है फीमेल, तो उसको कंसीव करने में भी फिर लेट होगा, टाइम लगेगा। तो वही यही रीज़न होता है मेन मैरिटल स्टेटस का। तो कंसीव लेट एज प्रेगनेंसी आफ्टर 30 ईयर, यानी कि कोई फीमेल है जो अपने 30 साल के बाद अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो फिर उसका क्या है कि वो प्राइमरी ग्रेविडा ही 32-33 एज में अगर कंसीव करती है, तो मतलब हार्मोनल जो है वो काफ़ी जो लेवल्स हैं उनके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो चुके होंगे। इसके ये एक अफेक्ट करता है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज़, अगर कोई फीमेल है जैसे हाई इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, जैसे कि एक बच्चे के बाद वो अगर दूसरा टाइम लेना चाहे, या काफ़ी चीज़ होता है कि वो बेबी अभी नहीं रखना चाहती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है। बट अगर हम लो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो इतना कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज़ भी नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनमें कम देखने को मिलता है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ज़्यादातर जो हाई इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल्स हैं वही कराती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे फेस पे फेशियल रिंकल आने लगते हैं, बॉडी पे अगर रिंकल्स आने लगते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हार्मोन थेरेपी लेने लग जाती हैं, और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन अपनी बॉडी में आर्टिफिशियल वो लेने लगती हैं, तो इसे बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये भी ये भी ज़्यादा अफेक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए, ये भी अफेक्ट कर सकता है। और उसके बाद होता है लेट मिनोपॉज या अर्ली अर्ली मिनार्की का मतलब ये है कि जो फीमेल जैसे उनका नॉर्मल एज है कि 13 to 15 ईयर के बीच मिनार्की देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्मल मिनार्की होना चाहिए। बट जल्दी प्यूबर्टी आ जाए तो उससे क्या होता है कि हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो बॉडी में जल्दी इंक्रीज होने लगा है किसी भी फीमेल के। और लेट मिनोपॉज यानी कि हार्मोन जब खत्म होता है तो वो भी लेट मिनोपॉज, यानी बहुत टाइम के बाद मिनोपॉज हो रहा है। तो इतने टाइम के बीच क्या है कि उनके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कंटिन्यू बना रहा। तो ये भी एक रीज़न होता है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने का। और लेट मिनोपॉज का मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट बंद हो जाना, परमानेंट रुक जाना। तो अगर मिनोपॉज नहीं देखने को मिल रहा है किसी फीमेल में, यानी कि उसके बॉडी में अभी भी एस्ट्रोजन हार्मोन हाई है, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। और एमटीपी का ज़्यादा यूज़ करना है। एमटीपी ज़्यादातर जो फीमेल्स यूज़ करती हैं, जैसे एबॉर्शन के लिए जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एमटीपी जो यूज़ करती हैं, उसके भी चांसेस होते हैं कि एमटीपी अगर वो ले रही हैं बार बार, तो अगर फीटस का क्या है, फीटस का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, देन वो फिर एबॉर्शन के मिसकैरेज हो गया, फिर उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार अगर वो काफ़ी बार एमटीपी ले रही हैं, तो उससे क्या होता है कि उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, एमटीपी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है
कि वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं। और BRCA जीन्स का क्या मतलब होता है? BR का मतलब होता है ब्रेस्ट और CA का मतलब होता है कैंसर। यानी कि BRCA जीन्स भी एक किसी किसी फीमेल में प्रेजेंट होता है, और इनका म्यूटेशन अगर होने लग जाए, BRCA जीन का म्यूटेशन होने लग जाए, तो ये ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं। नल्ली पैरस फीमेल्स, नल्ली पैरस क्या होता है? नल्ली पैरस जैसे कि कभी कोई फीमेल जो है वो जस्टेशन एज, मतलब अपना जो वाइबिलिटी पीरियड है, वाइबिलिटी पीरियड कभी कॉज नहीं की हो। वाइबिलिटी पीरियड क्या होता है? जैसे कोई लेडीज़ है, कोई फीमेल, उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, बट वो 24 वीक्स कभी भी उसका 24 वीक्स पार नहीं हुआ, यानी कि उसके पहले ही उसका मिसकैरेज हो जा रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है, तो वो क्या होता है, 24 वीक क्या होता है, वो वाइबिलिटी पीरियड होता है। यानी वाइबिलिटी पीरियड पार नहीं हुआ, उसके पहले ही एबॉर्शन हो गया, तो ऐसी फीमेल्स को नल्ली पैरस में काउंट किया जाता है। यानी कि उनका कोई बेबी नहीं है या वो कंसीव करने में कैपेबल नहीं है, तो उनको नल्ली पैरस फीमेल्स कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थे, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके में ब्रेस्ट कैंसर देखने के चांसेस होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो लेट मैरिज कर रहे हैं या जो लेट कंसीव कर रहे हैं, हर किसी में ये ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता ही है। ऐसा बहुत कोई रेयर होता है जो ये हार्मोन्स, मतलब हमने एक रिस्क फैक्टर शेयर किया है कि ये रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। बट टोटली अगर ये कहा जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ फीमेल्स में नहीं भी होता है और कुछ फीमेल्स में हो जाता है। ये रिस्क फैक्टर जो मैंने बताए उनकी वजह से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कि ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्राडक्टल कैंसर। इंट्राडक्टल कैंसर, जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा होगा कि ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट्स होती हैं, उस डक्ट्स में जो कैंसर अगर कॉज कर ले, यानी कि टिश्यू अफेक्ट हो जाए, तो उसे टर्म देते हैं इंट्राडक्टल कैंसर। ठीक है। इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कैंसर, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कैंसर मतलब कि ब्रेस्ट के आउटसाइड कोई कैंसर जो है वो डेवलप हुआ, बट इनफिल्ट्रेट करके वो क्या हुआ, डक्ट में आके कैंसर कॉज करने लगा, यानी कि ब्रेस्ट को भी टच कर गया, ब्रेस्ट के टिश्यूज़ को टच कर गया। तो ऐसे इस वजह से अगर कोई कैंसर डेवलप हो रहा है फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट में, तो उसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कैंसर। ठीक है। मेड्युलरी कैंसर, मेड्युलरी कैंसर का मतलब होता है ब्रेस्ट के इनर लेयर, यानी कि जो मेडुलर कैविटी में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, अगर उनमें उनके सेल्स या टिश्यूज़ में अगर कैंसरस सेल का फॉर्मेशन होने लगे, तो उसे बोलते हैं मेड्युलरी कैंसर। म्यूसेनियस कैंसर, म्यूसेनियस कैंसर क्या है? जैसे म्यूसेनियस यानी जो म्यूकस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो सेल्स टिश्यू या जो फैट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर म्यूसेनियस सेल्स में कैंसर प्रेजेंट होता है, कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम टर्म देते हैं म्यूसेनियस कैंसर। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा जो टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का, वो होता है ट्यूबुलर कैंसर। ट्यूबुलर कैंसर यानी कि जो ब्रेस्ट की जो ब्लड, यानी ब्लड या हॉर्मोन्स या जो भी मिल्क हैं, उनको पहुंचाने वाली जो ट्यूब होती है, अगर उस ट्यूब में कैंसरस सेल का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर कैंसर। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, और इसका इमेज जैसा कि आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये अफेक्ट कर रहे हैं, ब्रेस्ट के किस साइड को अफेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे ही अफेक्ट करते हैं ये सारे जो मैंने टाइप्स बताए हैं। और अगर हम बात करें कि अपना जो ब्रेस्ट है उसमें सबसे कॉमन कौन सा अफेक्ट होता है, कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो वो होता है, मोस्ट कॉमन पार्ट जो अफेक्ट होता है वो होता है अपर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट। यानी कि जैसे कोई फीमेल्स है, उसका कोई भी हैंड डोमिनेंट हो सकता है, जैसे मोस्टली देखा जाए तो राइट हैंड यूज़ किया जाता है हर इंसान के अंदर, बट कोई कोई लेफ्ट हैंड यूज़ करता है। तो जो डोमिनेंट हैंड है उसके अपोजिट वाला जो हैंड है, यानी कि लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है, लेफ़्ट साइड का जो ब्रेस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। मतलब मोस्ट अफेक्टेड कॉमन साइड जो मानते हैं, वो मानते हैं लेफ़्ट साइड का ब्रेस्ट। ठीक है। और इसमें भी लेफ़्ट साइड में भी अपर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट, उसको मानते हैं कि वो जो ब्रेस्ट कैंसर के साइट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं।
क्लिनिकल सिम्टम्स जैसे अकर मेजोरिटी इन अपर क्वाड्रेंट, यानी अपर क्वाड्रेंट में सिम्टम्स जो भी है, टाइटनेस, हार्डनेस, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन इन लेफ्ट ब्रेस्ट, ये मैंने बता दिया कि लेफ्ट ब्रेस्ट की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, लार्ज हो सकती है। तो ये एक सिम्टम है कि उसे नॉर्मल ब्रेस्ट साइज़ जो है उससे लार्ज देखने को मिल सकता है। और मास इन पेनलेस, पेनलेस यानी कि जो मास प्रेजेंट है, यानी जो मास उसे फील हो रहा है फीमेल्स को या जो एग्जामिनर है उनको, वो पेनलेस होगा, यानी उसमें कोई पेन महसूस नहीं होगा। हार्ड हो सकता है वो पार्ट, इरेगुलर शेप, यानी कि कोई शेप नहीं है ब्रेस्ट का, इरेगुलर शेप हो सकता है। और नॉन टेंडरनेस, यानी कि टाइटनेस, जो जैसे कि टेंडरनेस बोलते हैं, वो टेंडरनेस फील नहीं होगा। और निपल डिस्चार्ज एंड रिट्रैक्टेड, यानी कि उसके जो फीमेल है जिसके जो भी ब्रेस्ट अफेक्टेड है ब्रेस्ट कैंसर से, उसके निपल से डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। एंड रिट्रैक्टेड यानी कि वो फटा फटा सा, दरार दरार सा दिख सकता है। ये उसके निपल का सिम्टम होता है अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं, या ब्रेस्ट का कोई भी अगर उसे डिजीज़ हो रहा है तो ये उसके चांसेस है कि निपल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। अब हम डायग्नोसिस की बात कर सकते हैं, डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि क्या डायग्नोस करते हैं कि जिससे पता लग सकता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट मेमोग्राफी, ब्रेस्ट मेमोग्राफी कराने से एक्यूरेट पता चल जाता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। और सबसे सही अगर कोई टेस्ट जो पता कर सके कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है तो वो होता है ब्रेस्ट मेमोग्राफी, ठीक है। और पेशेंट को खुद भी चाहे तो वो खुद से भी असेस कर सकती है, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये कब करते हैं, कैसे करते हैं? एवरी मंथ सेम डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि हर मेंस्ट्रुएशन के 10 से 14 दिन बाद सेम डेट पे वो सावरिंग के टाइम पे वो फील कर सकती है, टच करके देख सकती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। उसे हम टर्म देते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। एंड लास्ट डायग्नोसिस होती है जो कि सबसे मोस्ट सुटेबल टेस्ट होता है, मोस्ट सुटेबल डायग्नोसिस होता है ब्रेस्ट बायोप्सी। ब्रेस्ट बायोप्सी के बाद ऐसा कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट बायोप्सी में क्या करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन, यानी कि इसमें से एक कोई ब्रेस्ट का पार्ट लेते हैं जहाँ पे भी कैंसरस सेल है, और उसके बाद उसका उसका उसकी जांच की जाती है। उसका टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो कैंसरस सेल है या नहीं है, तो उसे हम ब्रेस्ट बायोप्सी बोलते हैं। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट होता है, एक तो सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें परफॉर्म किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं किया जाता। और सर्जिकल मैनेजमेंट में भी होता है लंपेक्टमी। लंपेक्टमी में क्या होता है कि जो भी लंप अफेक्टेड है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ लंप इज कॉल्ड लंपेक्टमी। क्वाड्रेंटमी, क्वाड्रेंटमी में होता है कि जो क्वाड्रेंट अफेक्ट है, अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट या लेफ्ट क्वाड्रेंट जो भी है, उसको उसको हम रिमूव कर दें, यानी कि जो सर्जन होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंटमी। एमआरएम सर्जरी, एमआरएम सर्जरी होती है मॉडिफाई रेडिकल मैस्टेक्टमी। मॉडिफाई रेडिकल मैस्टेक्टमी में क्या होता है, इसमें ब्रेस्ट टिश्यू जो अफेक्टेड है वो भी, प्लस स्किन एंड एक्सिलरी लाइन, एक्सिलरी लिम्ब लाइन को भी साथ में रिमूव कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं मॉडिफाई रेडिकल मैस्टेक्टमी। और एक होता है टोटल मैस्टेक्टमी। टोटल मैस्टेक्टमी में क्या होता है, एक्सिलरी लाइन को हम टच नहीं करते, एक्सिला को टच नहीं करते, बट इसमें जो ब्रेस्ट है, अफेक्टेड ब्रेस्ट है, उसको हम पूरा का पूरा सर्जन जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो इसे टर्म देते हैं टोटल मैस्टेक्टमी। और फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट होता है रेडिकल मैस्टेक्टमी। रेडिकल मैस्टेक्टमी मतलब इसमें जैसे हमने एक पढ़ा एमआरएम सर्जरी, इसमें क्या था कि इसमें एक्जिला और उसकी स्किन जो अफेक्टेड है और ब्रेस्ट तीनों रिमूव कर रहे थे। बट रेडिकल मैस्टेक्टमी में क्या करते हैं, मेजर पेक्टोरिस, माइनर पेक्टोरिस एंड स्किन जो अफेक्टेड है और ब्रेस्ट, ये 4 चीज़ रिमूव करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं रेडिकल मैस्टेक्टमी। और ये सबसे लास्ट सर्जरी होती है जिसमें कि ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, जो जो भी कैंसर पार्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं। और एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है यहाँ पे, ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन
रिकॉन्स्ट्रक्शन सर्जरी ये कब परफॉर्म की जाती है? जब किसी फीमेल का ब्रेस्ट जो है वो पूरा परमानेंट ही ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया गया है, तो वो अपने आप को नॉर्मल नहीं फील करती, उनको सोसाइटी में थोड़ा एबनॉर्मल फील होता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो इसके लिए क्या करते हैं, अदर बॉडी पार्ट से अदर मसल्स को लेके ग्राफ्टिंग करके उसे टेम्पररी जैसे ब्रेस्ट जो फॉर्मेशन होता है उसको बना के सर्जरी कर दी जाती है, जिससे कि फीमेल जो है वो सोसाइटी में एबनॉर्मल फील ना करे, अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो इससे एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट तैयार करके, जैसे उसके ब्रेस्ट जहाँ से रिमूव किया गया कैंसरस सेल, वहाँ पे डॉक्टर अटैच कर देते हैं। तो इस सर्जरी को हम बोलते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ये सबसे लास्ट सर्जरी होती है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जो कि उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को नॉर्मल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि आपका डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।